मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम जो है अभी जो आपका भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम जो है उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यहाँ पे जो हमें बताना है कि किस राजवंश ने जो है वह आपका अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर के सिंधिया ने जो है इसमें सहायता की थी। और स्वयं जो आप कह सकते हैं कि जो कैनिंग वगैरह थे उन्होंने खुद कहा था कि अगर सिंधिया वगैरह का अगर साथ न मिला होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो ब्रिटिश हैं वो युद्ध हार चुके होते। तो सिंधिया जैसे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही जो है जो 1857 का विद्रोह हुआ वह आपका असफल था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, यानी कि जब विद्रोह चल रहा था तो शिक्षित वर्ग ने क्या किया था? तो इसमें पहले लिखेंगे 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि विरोध किया। दूसरा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। तीसरा कह रहा है कि विद्रोह में तटस्थता का भाव रखा। और चौथा है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, तो ये तो गलत है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। और अगर आप देखेंगे तो 1857 का विद्रोह का विरोध भी नहीं किया, ना ही उन्होंने समर्थन किया। जो हमारा शिक्षित वर्ग था वह 1857 के विद्रोह में न्यूट्रल बना रहा। तो आप देखेंगे तटस्थ भाव में रहा। ठीक है, और जब जो घोषणा पत्र जारी किया गया था 1 नवंबर 1858 को, तो उसमें जो भी अनाउंसमेंट की गई थी तो उसको शिक्षित वर्ग ने कहा था कि यह उनका मैग्ना कार्टा है। तो उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी गई थी जो घोषणा पत्र आया था। अगला है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो अगर हम देखते हैं कि विद्रोह से प्रभावित नहीं है तो झांसी तो आपका प्रभावित रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ पर, जिसे जनरल हीरोज ने कहा था कि इस विद्रोह में जो है एकमात्र मर्द है। दूसरा आपका लखनऊ में देखेंगे तो बेगम हजरत महल ने जो है यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सबसे ज्यादा जो सेनापति हैं वो आपका यहीं पे मारे गए थे। बाद में बेगम हजरत महल जो है पराजित होने के बाद नेपाल में चले गई। जगदीशपुर में देखेंगे तो कुंवर सिंह थे, जो कि इस विद्रोह के सबसे बुजुर्ग नेता थे। इन्होंने जो है कई बार अंग्रेजों को जो है पराजित किया। लेकिन जो चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ ने जो है इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया हुआ है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें आपका देखेंगे यहाँ पे कमांडर्स के नाम दिए गए हैं और साथ में जो सूची 2 है जिसमें आपका जो क्षेत्र है उसका नाम दिया गया। तो इसमें जो पहला नाम है वो है आपका बख्त खां। आपको बख्त खां कौन था तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो बख्त खां है जिन्हें शाह आलम बहादुर की उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर में, तो ये वही व्यक्ति था जिसने 10 मई 1857 को जो मेरठ छावनी है वहां पर विद्रोह किया था। ठीक है, और बाद में जो है बख्त खां ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो यानी कि जो बख्त खां है इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि हालांकि इन्होंने विद्रोह मेरठ में किया है लेकिन 11 मई को 1857 को इन्होंने जाके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर उन्हें बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। मौलवी अहमदुल्ला, हालांकि इनका जो क्षेत्र है वो फैजाबाद और शाहजहांपुर का क्षेत्र है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये आपका किस में आता है? अवध के क्षेत्र में आता है। क्योंकि राइट ऑप्शन नहीं है इसलिए जो है हम इनको इसमें रख लेंगे। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में खासियत क्या है कि अंग्रेज इनको सबसे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे और इनके ऊपर उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और मौलवी अहमदुल्ला ने जो है जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध जो है जिहाद का नारा दिया था। बाबू कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर बिहार से हैं, तो इसमें चूंकि बिहार का एक स्थल आपका दिया हुआ है आरा जो कि बिहार में है, तो ये जो है आपका आरा हो जाएंगे। नाना साहब जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो इन्होंने जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो आपका कानपुर से किया था। तो इसमें जो बख्त खां होंगे वो दिल्ली हो जाएंगे, यानी कि A का 4। फिर अगला मैच करेंगे B का में जो ऑप्शन दिया हुआ है A का इसमें 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें मिसमैच है आंसर में, याद रखेंगे। तो ये जो है आपका राइट मैच होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा जिसमें मैच करने के लिए दोबारा दिया हुआ है, तो झांसी जो है इसके बारे में आप जानते हैं। झांसी से जो युद्ध का जो नेतृत्व किया था, विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो आपका क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। जैसा कि आपने सुना है खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो यानी कि A का 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं।
दूसरा हम देखेंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने जो है आपका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर जो है हमारा वो आपका केवल 2 मैच से ही आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व था वो आपका अजीमुल्लाह खान ने किया था। नॉर्मली अब चूंकि ऑप्शन है नहीं तो अजीमुल्लाह खान ने जो है आपका कानपुर से भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। फतेहपुर से भी जो है विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ये नाना साहब के आप कह सकते हैं कि सलाहकार थे। और अगर आप देखेंगे तो नाना साहब के पेंशन के लिए जो है ये लंदन भी गए थे, वहां पे उन्होंने उनके पेंशन की बात भी की थी। और फैजाबाद से जो है आपका जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। यहाँ पे चूंकि अहमद शाह लिख दिया गया है तो अहमदुल्लाह ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। अगला फिर से एक बार मैच करने के लिए दिया हुआ है नाना साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, कानपुर में किया था। और इनके जो सहयोगी थे वो थे तात्या टोपे जो कि इनके सेनापति थे। इसके बाद जो है यानी कि पहला हम देखते हैं ए का 2, तो यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद जो है नवाब हामिद अली खान जो है इन्होंने, इनका जो नाम है वो दिल्ली से लिया जाता है। ठीक है, अगर इनका नाम नहीं भी पता है तो हम अगला देखते हैं। तो मौलवी अहमदुल्लाह और मनीराम दत्त। तो यहाँ पे जो है कि मनीराम जो दत्त है वो आपका उन्होंने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो असम से किया था। तो इस हिसाब से चूंकि 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से मौलवी अहमदुल्लाह जो है वो लखनऊ हो जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट ये नहीं है क्योंकि ये एग्जाम प्रीवियस में पूछा हुआ है इसलिए इसको लिया गया है। क्योंकि कभी कभी जो है आपको मौलवी अहमदुल्लाह है, जैसे हमने कहा कि शाहजहांपुर से और फैजाबाद से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एग्जैक्ट इनका लोकेशन नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आसपास का जो नियरेस्ट लोकेशन होता है उसको हमको आंसर लेना पड़ता है, जैसा कि इसमें आ गया। ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय अगर हम देखेंगे तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी वापस चले जाएंगे। और लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है अगला जो गवर्नर जनरल आएगा वो लॉर्ड कैनिंग आएगा। हालांकि जो विलियम बेंटिक का है वो 1829 से लेकर 35 तक का कार्यकाल है। लॉर्ड मिंटो जो है आपका वो 1908-9 के आसपास में जो है भारत में आए थे, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है विद्रोह के समय में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग के संबंध में आपको कई चीजें और ध्यान में रखनी होगी। लॉर्ड जो कैनिंग है ये भारत के प्रथम वायसराय बने, क्योंकि जब विद्रोह की समाप्ति होगी तो जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा महारानी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में पढ़कर सुनाएंगे। उसमें कई चीजें होंगी, प्रावधान है उस घोषणा पत्र में। पहला तो गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त हो जाएगा, उसके स्थान पे जो है उसे वायसराय कहा जाने लगेगा, यानी कि राजा का प्रतिनिधि कहा जाएगा। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो भारत में समाप्त हो जाएगा। उसके स्थान पे जो है अब भारत की जो शासन की जो बागडोर है वो ब्रिटिश संसद सीधे क्राउन के अंडर में लेके चली जाएगी, यानी कि अपने हाथों में ले लेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें होते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग के बारे में वो ये है कि जो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम देखते हैं या विभागीय प्रणाली जो देखते हैं, जिसमें एक विभाग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक मंत्री को दे दिया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है विभागीय प्रणाली वाला, यह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में लागू हुआ, इसलिए जो है लॉर्ड कैनिंग को इसका जनक भी मान लिया जाता है। और ये जो प्रावधान है सारा ये 1861 का जो अधिनियम था उसमें लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड विलियम, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि 1857 में किसने, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं पे हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये विद्रोह के समय में तो थे ही नहीं, इनका जो कार्यकाल है वो 1829 से लेके आपका 1835-36 तक चलता है। इनके समय में तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई थी वो हुई थी सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। इनके समय में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही जो है 2 फरवरी 1835 को जो है मैकाले का स्मरण पत्र आएगा, जिसके माध्यम से भारत में जो शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा जो है इन्हीं के कार्यकाल में आएगी। तो ये सारी चीजें इनके समय में हुई है, इन्होंने इलाहाबाद को राजधानी नहीं बनाया। ऐसे ही लॉर्ड वेलेजली जो है, आप लॉर्ड वेलेजली का देखेंगे तो जो आप कह सकते हैं कि चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान निर्णायक रूप से अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं, तो उसमें आपका वेलेजली था। ठीक है, वहां पे आपका वेलेजली है। वेलेजली का योगदान जो है सहायक संधि में है। सहायक संधि जो है सबसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने का श्रेय जो है लॉर्ड वेलेजली को जाता है, इनकी नीति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका वेलेजली से संबंधित है, ना कि इलाहाबाद वाला। कॉर्नवालिस, इनका भी कार्यकाल आप देखेंगे तो 1886 से 1793-99 के आसपास में इनका कार्यकाल मिलता है। तो 1800 से पहले का कार्यकाल है इनका भी जो योगदान है वो क्या है, इनको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इनका मकबरा आपका गाजीपुर में है, ठीक है। और फिर अगर आप देखेंगे तो जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है वो इन्होंने लागू किया था, इन्हीं के समय में जो है कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। तो ये सारे काम कॉर्नवालिस के हैं। उन्होंने राजधानी वगैरह चेंज नहीं कराया, राजधानी 1857 के विद्रोह में चेंज किया गया, और 1857 के विद्रोह में के समय जो है गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग ने था। तो जब कैनिंग विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह के अगेंस्ट में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो इस समय जो राजधानी भी जो अगर चेंज किया होगा तो वो किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है। ये याद रखें। एक क्वेश्चन और आता है मुगल से, आ जाता है कि किस मुगल शासक ने जो है इलाहाबाद को राजधानी बनाया था। तो उसमें अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है मुगल शासक के बारे में, तो वहां पे आप शाह आलम द्वितीय, जिनका असली नाम अली गौहर था, उन्होंने इलाहाबाद को राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो हमें बताना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब विद्रोह हुआ था। ग्लैडस्टोन, एटली, पामस्टर्न और चर्चिल। इसमें पहला हम देखते हैं ग्लैडस्टोन। देखिए ग्लैडस्टोन जो है वो 1880-82 के आसपास में जो है ब्रिटिश के पीएम थे जब, और ये बहुत ही उदारवादी थे, स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इन्होंने जो है लॉर्ड रिपन जो है, इन्हीं के जब ये प्रधानमंत्री थे उसी समय लॉर्ड रिपन को जो है भारत का वायसराय बना के भेजा गया था। बाकी आप लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक मानते हैं, बहुत अच्छा काम किया था। तो ग्लैडस्टोन उस समय के हैं, 80-80 के आसपास के। क्लीमेंट एटली जो है, आपने देखा होगा कि 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा होती है जिसको एटली की घोषणा कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जून 1948 तक अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो क्लीमेंट एटली जो है वो 1947 में संबंधित है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चर्चिल आएगा। तो चर्चिल का जो है वो भी आप देखते हैं कि उनका गांधी के साथ जो है बड़ा मतभेद है, वैचारिक गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। गांधी का नाम सुनते ही जो है चर्चिल बेचारे को मिर्गी का दौरा आने लगता है। फिर आप देखेंगे कि जो चर्चिल है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है इसने ब्रिटेन का नेतृत्व किया था, विजेता है सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो वर्ल्ड वार भी आपका 1939 से 45 तक होने वाला है। तो ये उस समय के हैं। देखिए जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था आपका पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो मुझे जो यहाँ हमें बताना है वो बताना है कि जो 1857 का जो विद्रोह था वह क्यों सफल नहीं हुआ। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो यहाँ पे पहला कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में कमी थी, दोनों ने मिलजुल कर नहीं लड़ा, इसलिए जो है विद्रोह असफल रहा। दूसरा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है, इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र, और चौथा है जमींदारों की सहभागिता। तब अगर हम पहले ऑप्शन से देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी की बात की जा रही है, जबकि ये लॉजिकल नहीं है, गलत भी है। अगर आप इस विद्रोह में देखेंगे तो चाहे उसमें कुछ बहुत सारे मुस्लिम शासक भी हैं, जैसे आपका देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला हैं, अजीमुल्ला खां हैं, खान बहादुर खां हैं, लियाकत अली हैं, ठीक है, बेगम हजरत महल हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम शासक हैं इसमें। हिंदुओं में देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहब हैं, कुंवर सिंह हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका दीवान मनीराम दत्त हैं। और एक और बड़ी खासियत है इसमें, हम देखते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी ने जो है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है बादशाह हिंदुस्तान स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भावना आई ही नहीं। अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता में कमी का जो प्रयास किया गया वो इसके बाद ही किया। अंग्रेजों ने इसके बाद जो है अपनी पॉलिसी में चेंज किया, और पॉलिसी में चेंज उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता में कमी डालने का प्रयास किया, उसमें फूट डालने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जब तक हम फूट डालो और राज करो की नीति को फॉलो नहीं करेंगे तब तक भारत में अपने साम्राज्य को लंबे समय तक जो है आपका स्थायित्व बना के नहीं रखा जा सकता। तो इसी के बाद जो है, इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए जो है पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर हम एक और अगला ऑप्शन देखते हैं, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये सबसे इफेक्टिव है। अगर आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह में तो कोई सामान्य योजना थी ही नहीं। ये तो केवल एक मिथ माना जाता है कि कमल और रोटी का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरा, केंद्रीय संगठन था ही नहीं, जो जहां सुना वहीं पे विद्रोह में शामिल हो गया। कोई एकीकृत रूप से जो है विद्रोह की शुरुआत नहीं हुई। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि जितने भी विद्रोही थे सब दिल्ली जाने की तैयारी में थे, मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे लग रहा है दिल्ली चलो, आंदोलन चल रहा है भैया, दिल्ली पे कब्जा कर लोगे भारत छोड़ के चले जाएंगे अंग्रेज। और जो पूरे आंदोलन की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर है। तो कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था इस विद्रोह में। कहने के लिए तो बहादुर शाह जफर जो है वो बादशाह हिंदुस्तान है, लेकिन इस विद्रोह का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इस विद्रोह में जो है भारतीय जो सेना नायक हैं उनके अपने अपने इशू हैं। उसमें कोई भी जो है वो अखिल भारतीय जो सोच से मतलब अखिल भारतीय स्तर का उसकी सोच नहीं है।
वो जो है अपने राज्य के ही अपने व्यक्तिगत हितों की बात करता है, कोई भी जो है अखंड भारत या पूरे भारत को स्वतंत्र कराने की भावना से ग्रसित नहीं है। ऊपर से जो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ब्रिटिश कमांडर है उनके अंदर एक भावना है कि उनको ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना है, ठीक है, ये उनके अंदर है, वो पूरी तरह से उपनिवेशवाद की विचारधारा से प्रेरित है। फिर दूसरा, उनके पास अच्छे अच्छे सेनापति हैं, जबरदस्त सेनापति हैं उनके पास, जनरल हीरोज, कर्नल नील, विलियम टेलर, ठीक है, और कई बहुत सारे आपके जो है उनके पास सेनापति हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या है अच्छे अच्छे सेनापतियों की भी कमी थी। तो ये जो विद्रोह का जो असफलता का जो यहाँ पे मेन कारण कह सकते हैं इन ऑप्शन में से, तो वो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र, हालांकि ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केवल जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जिसमें आपका आप कह सकते हैं विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में था, यूपी अवध के क्षेत्र में था, बिहार के क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में था, लेकिन फिर भी बहुत असम में था, तो छिटपुट रूप में उड़ीसा में भी फैला हुआ था, तो छिटपुट रूप में लगभग आधे से ज्यादा भारत में फैला हुआ था। तो सीमित क्षेत्र तो नहीं कह सकते कि बहुत सीमित क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा, जमींदारों की जो सहभागिता, तो जमींदारों की सहभागिता जो है मैक्सिमम जमींदार इसमें शामिल नहीं थे। जितने लोगों ने इस विद्रोह में कंट्रीब्यूशन किया उससे ज्यादा तो अंग्रेजों के साथ थे, जैसे सिंधिया थे, फिर राजपूताना में इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं था। तो जमींदारों की जो है कोई सहभागिता जो है आपको इस विद्रोह में आंदोलन के प्रति नहीं दिखाई देगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि कौन कौन से जो अधिकारी थे जिनकी जो मृत्यु है वो आपका लखनऊ में हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो हालांकि जो विद्रोह हुआ था उसमें इन चारों की मृत्यु हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेनापति मारे गए थे वो आपका लखनऊ में मारे गए थे। और कौन कौन थे? तो इसमें देखिए जो पहला नाम निकलसन का दिया हुआ है, तो निकलसन जो है ये जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तो निकलसन दिल्ली में मारा गया था, न कि लखनऊ में। बाकी जो कर्नल नील है, हैवलॉक है और लॉरेंस है, इन तीनों की जो मृत्यु है वो आपका लखनऊ में हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक पॉइंट और आप इस हेनरी लॉरेंस के संबंध में देख लेंगे, याद रखेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो अवध है उसका जो विलय किया गया था वो आपका बहुत ही गलत तरीके से किया गया था, कुव्यवस्था या प्रशासन के नाम पे किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट है वो जेम्स आउटरम ने बनाई थी। जेम्स आउटरम से पहले जो है हेनरी लॉरेंस जो थे वो आपके रेजिडेंट थे लखनऊ के, और मतलब अवध के। और जब उनसे डलहौजी ने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा तो हेनरी लॉरेंस ने इनकार कर दिया था रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट बनाने से, तो उनको हटा के जो है जेम्स आउटरम को वहां भेजा गया। फिर आउटरम ने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने जो है अवध का विलय कर लिया था। अगला है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में जो है भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, ठीक है, दूसरा, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, तो बिल्कुल सही है। और अगर हमको कथन कारण का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हम कथन को एक जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें कहा कथन कारण का, जैसे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा, रीजन क्या है? तो कारण है, तो इसको हम एक स्टेटमेंट में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अगर एक स्टेटमेंट में बैठ जाता है तो ये सही हो जाता है। अब क्यों हारे? तो क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के कारण के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, तो बिल्कुल सही है। ये क्यों असफल रहा? क्योंकि जो मैक्सिमम जो राजा थे, जैसे आप सिंधिया को देख लीजिए या फिर आप राजस्थान के शासकों को देख ले, तो उन्होंने सहयोग नहीं किया था, तो इसीलिए जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो असफल रहा था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, ए और दोनों स्टेटमेंट सही है। साथ में जो बी है वो ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि ए इसीलिए मतलब असफल इसीलिए रहा क्योंकि राजाओं ने सहयोग नहीं किया। अगला है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये कहने का जो श्रेय जाता है वो विनायक दामोदर सावरकर को जाता है। सावरकर जो है जिनकी किताब है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि यह जो है आपका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो देखिए सबसे पहले जो है आरसी मजूमदार को जो है सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पद को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। तो बाद में एस.एन. सेन ने जो है सरकारी इतिहासकार का पद संभाला और उनके जो लिखी जो किताब है 1857, नाम ही है किताब का 1857, यह ऑफिशियल किताब मानी जाती है, सरकारी किताब मानी जाती है 1857 की। फिर आता है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो 1857 के विद्रोह पर सबसे पहले लिखने वाला पहले भारतीय जो थे वो आपके थे सर सैयद अहमद खां। इनकी जो किताब है द कॉजेज ऑफ म्यूटनी, यानी कि जो रीजंस हैं विद्रोह के, उस पर इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो सबसे पहले जो है विद्रोह पर लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके सर सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर और अशोक मेहता। तो इसका जो रीजन ये जो कहा गया था, ये कहा गया था आपका आरसी मजूमदार, ठीक है, बहुत ही फेमस इतिहासकार है। तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो विद्रोह है वो तथाकथित, जिसे तथाकथित का मतलब क्या होता है कि जैसा कहा जा रहा है लेकिन वैसा है नहीं। इसमें कहा गया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, एक्चुअल में वो स्वतंत्रता संग्राम है नहीं, न प्रथम था, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो विद्रोहों की श्रृंखला का जो है चरमोत्कर्ष है। दूसरा, न वो राष्ट्रीय था, ये भी सही है, पूरे भारत में तो फैला नहीं था, क्षेत्रीय रूप से ही फैला हुआ था। और साथ ही न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो स्वतंत्रता संग्राम भी तो नहीं है। अब अगर रीजन देखिए सभी शासकों का, तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई क्यों विद्रोह की? क्योंकि उनके राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और उन्होंने तो हमेशा प्रयास किया कि उनके राज्य को वापस कर दिया जाए। जब नहीं वापस दिया गया तो वो विद्रोह में शामिल हुई, और जब वो शामिल हुई तो बहुत वीरता से लड़ी। इसीलिए जनरल हीरोज, जो कि उनका विरोधी है, वो कहता है कि ये क्या है, ये इस विद्रोह की या इस आंदोलन की इकलौती मर्द है। इसी तरह से नाना साहब को किस बात की टेंशन थी? तो उनको एक ही बात की टेंशन थी, पेंशन की टेंशन थी। अगर उनकी पेंशन की टेंशन खत्म हो जाती तो फिर वो विद्रोह में शामिल नहीं होते। इसके लिए उन्होंने नजीमुल्लाह खां को भी भेजा था, लेकिन बात बनी नहीं। कुंवर सिंह को क्या दिक्कत था? तो कुंवर सिंह के ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया था, जमींदारी जब्त कर ली गई थी, इसलिए वो लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही थी? कि नवाब अजीज अली शाह को हटा दिया गया था और बिरजिस कादिर को जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, तो वो चाहती थी बिरजिस कादिर को जो है नवाब घोषित कर दिया जाए। अगर मान लिया गया होता तो वो भी नहीं लड़ती। इसी तरह से तात्या टोपे की बात आती है, तो तात्या टोपे जो है वो सेनापति थे नाना साहब के, तो नाना साहब जिधर से लड़ेंगे उधर से वो लड़ रहे हैं। बहादुर शाह जफर का दिक्कत क्या है? तो बहादुर शाह जफर जो है, जो कि उनके जो लॉर्ड कैनिंग थे, डलहौजी थे, इन्होंने साफ बोल दिया था उनसे कि आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों को सम्राट नहीं कहा जाएगा, उनको सामान्य राजा माना जाएगा और साथ में लाल किला खाली करना होगा। तो वो भी बेचारे क्या चाहते? वो यही चाहते थे कि विद्रोह मतलब इसमें कि उनको लाल किला में रहने दिया जाए तथा उनके उत्तराधिकारियों को जो है सम्राट माना जाए। अगर अंग्रेजों ने इस डिमांड को मान लिया होता तो शायद जो है विद्रोह भी नहीं करते, वो भी शामिल नहीं होते। और वो तो लास्ट तक हिचकिचाते रहे। जब विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे तब भी वो हिचकिचा रहे थे कि वो स्वीकार करें कि नहीं कि नेतृत्व को, ठीक है। तो बहुत ही अनमने ढंग से उन्होंने विद्रोह को स्वीकार किया था। तो इसमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो देश को आजाद कराना चाहता हो, तो ये स्वतंत्रता संग्राम तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये आरसी मजूमदार है, इनकी किताब है द 1857 रिवोल्ट द रिबेलियन ऑफ 80 ऐसे करके किताब है, आप देख लेंगे उसको। एसएन सेन जो सरकारी किताब लिखे इतिहासकार है इस विद्रोह के। वीडी सावरकर, इनकी जो किताब है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ही फेमस है। अगली जो है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। पहला है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। चलिए, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कहा गया कि यह क्रांति जो है भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए कहा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई प्रशासन में बदलाव की मांग नहीं की, यहाँ पे अपने सबके व्यक्तिगत रीजन थे। दूसरा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, तो ये बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम का, ये गलत है। अगर आप जेम्स आउटरम को ही देख लीजिए तो वो ये कहता है कि ये तो षड्यंत्र है। डिजायरली कहते हैं ये सैनिक विद्रोह है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो ठीक आउटरम ही कह रहा है षड्यंत्र है। तो नॉर्मली जो है कोई कहता है कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, तो वो इसे स्वतंत्रता संग्राम बहुत कम लोग मानते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ये भी गलत है। आप मजूमदार को ही देख लीजिए, वो तो इसे नहीं कहते हैं कि यह भारतीय विद्रोह है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो यह किया गया था 1 नवंबर 1858 को। एक घोषणा पत्र पढ़ा गया था, तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया, जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान लाए गए, जैसे कि गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दिया गया। राजाओं से कहा गया कि अब जो है साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा, उनके साम्राज्य की सुरक्षा होगी, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसके स्थान पे वायसराय हो गया। फिर जो है आपका
फिर आपका एक काम और किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। तो ये सारे काम जो है इस घोषणा पत्र के द्वारा किए गए। और साथ ही साथ जब जो भारत का जो शासन था उसको चलाने के लिए जो है आपका ब्रिटेन में जो है एक जो ब्रिटेन में है जो है भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वहां पे किए गए। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो क्या क्या आश्वासन दिए थे उनको हम देखते हैं। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या पूरा किया। एक्चुअल में ये नहीं पूछा जा रहा है कि केवल क्या क्या कहा तो सब है, लेकिन कौन सा पूरा किया गया। तो उसमें पहला ऑप्शन है कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। ठीक है। दूसरा कहा गया देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सही है। भारतीय तथा यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी इन्होंने कहा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो कहने को तो इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने केवल दो डिमांड्स पूरी की। एक तो उन्होंने रियासतों को हड़पने की जो नीति थी इसको समाप्त कर दिया था, तो इसका जो है इसी को पूरा किया। बाकी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा नहीं था। अब जो है ब्रिटेन की सुप्रीमेसी हो गई, क्राउन की सुप्रीमेसी हो गई थी। भारतीय और यूरोपीय प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऐसा कहा, लेकिन आप जानते हैं कितना भेदभाव था। सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार उन्होंने जो है उसके बाद भी थोड़े ही पैमाने पे लेकिन हस्तक्षेप किया। तो पूरा करने का जो काम है केवल यही किया गया कि रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा, गोद लेने की प्रथा जो है उस पर रोक लगा दिया। तो केवल दो ही शर्तें उन्होंने पूरी की थी, दो ही जो कह सकते हैं जो उन्होंने वादा किया था उसमें केवल दो वादे पूरे किए थे। एक तो उन्होंने हड़पने की नीति समाप्त कर दी, दूसरा जो है गोद लेने की प्रथा को जिस पर रोक लगाई थी उस रोक को हटा दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो इसके लिए जो आयोग बनाया गया वो था आपका पील आयोग बनाया गया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना के पुनर्गठन के लिए जो है आपका पील आयोग बनाया गया। और पील आयोग ने क्या किया कि सेना में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनकी संख्या थोड़ी सी कम की, उसके सापेक्ष ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। एक काम ये किया गया था। और साथ में जो है पंजाबी सैनिकों को और आप कह सकते हैं कि जो गोरखा सैनिक हैं उनकी संख्या को ब्रिटिश सेना में बढ़ाया गया। तो ये काम आपका किया गया। पब्लिक सर्विस आयोग जो है उसका संबंध नहीं है। हंटर आयोग देखेंगे तो आपका जो है शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। साइमन कमीशन आपका 1927 में बनाया जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आएगा। तो ये सारे जो है इसमें जो राइट आंसर है जो सेना के पुनर्गठन के लिए जो आयोग बना है वो आपका पील आयोग। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे जो है हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आएंगे अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।